नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन में जनन एवं भ्रूणी विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। 1 से 1.5 महीने मुश्किल से आपके पास 40 दिन का समय बचा हुआ, 40 से लेकर 45 या 46 दिन का बचा हुआ है। फिर दिसंबर में ही आप देख रहे हैं कि आरओ भी लगा हुआ है। और साइंस जीएस में साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें भी जो हमारा बायोलॉजी सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसीलिए हम इसको धीरे धीरे करके अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, स्टेनली कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? वृषण में पाई जाती हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है किसमें? अंडवाहिनी में होती है। मानव में शरीर के शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है डिंबवाहिनी नलियों में। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है 1 से 2 दिन के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में करने लगता है, यानी लगभग 1 महीना या 1.5 महीने बाद करने लगता है। वह काल जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन की रक्षा करता है वह है उल्वा यानी कि एनीमियन है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो आप अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वह है पादप कायिकी स्टार्ट हो रहा है। चलिए, पहला है प्रकाश संश्लेषण। पर्णहरित यानी क्लोरोफोल में लोहा, तांबा, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज। 1 मिनट रुकिएगा, मे बी लैपटॉप चार्ज नहीं है क्या? चार्ज तो है और मोटरी स्टार्ट करके देखते हैं। हाँ, हो सकता है बीच में रुक भी सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं जहां तक है। पर्णहरित क्लोरोफिल में लोहा, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में से जो तत्व पाया जाता है वह है मैग्नीशियम पाया जाता है। कैल्शियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एवं हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्या नहीं है? वह कैल्शियम नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उपोपादक है, क्या है वह देखेंगे, वो O2 यानी कि ऑक्सीजन। उपोपाद मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्या बाहर निकलता है, तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित कर ली जाती है और जो बाहर निकाला जाता है वो ऑक्सीजन होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं? CO2 अवशोषित करते हैं, मैंने भी बताया था। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना होता है। यही ऑक्सीजन उपोत्पाद है, जो ये है, और इसी का क्वेश्चन है ये है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जाती है। C2, CO2, N2 एवं O2 गैसों में से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है CO2 आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपोत्पाद है। मतलब जब तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देखेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है कहाँ से? और जलों से ली जाती है। जो हमारे जाइलम जो होते हैं पौधे में, वो क्या करते हैं, वो जो
जल होता है, भूमिगत जल होता है, उन या भूमि का जल जो होता है उसको संश्लेषित करके पौधे के प्रत्येक भाग में या व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है वो जो हम जल लेते हैं, मतलब कि जो पौधे जल लेते हैं उससे प्राप्त होती है। O2 ना, H2O जल का जो फॉर्मूला होता है उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो निकलती है। अब आगे देखेंगे प्रकाश के प्रकारों में से, एक मिनट रुकिए, प्रकाश के प्रकारों में से पौधे द्वारा तीव्र अवशोषित होता है नीले और लाल प्रकाश होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। घास, शैवालों, वृक्ष एवं धान की खेती में से पृथ्वी पर अवशोषित, पृथ्वी पर अधिकांशतः ऑक्सीजन उत्पादित होती है। कहाँ से? शैवालों से होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेटिक्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब आगे देखते हैं वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जिन रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग होता है वह क्या है? लाल है। सही कथन है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। कृत्रिम प्रकाश क्या है? आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, इसलिए आजकल एक खेती हो रही है हाइड्रोपोनिक्स वाली, उसमें देखिए कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता लगभग पड़ती है। सही कथन है कि ये एक बात देख ले, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा आप जो है ये देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न आवश्यक है ये। अब इसके आगे देखते हैं कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है वह है पर्याप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणुओं के संश्लेषण में शामिल रहते हैं वह देखेंगे 18 है। क्लोरोरेल, बाघ, केचुआ एवं कसकुहा में से अधिकांश कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्लोरोरेल करता है। पौधे की जड़ का कार्य नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है, बल्कि वह उसकी मात्रा को सोखता है। और बढ़ाता किसकी है? मतलब कि उपोत्पाद क्या करता है? वह करता है ऑक्सीजन का करता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे सोएं, पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ये बात सही है, लेकिन तार्किक रूप से सोचेंगे तो मनुष्य जब मनुष्य के बगल से होता है, क्या सेकंड वाला मनुष्य जो बगल का मनुष्य रहता है या कोई भी जो हो, क्या वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? तो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालता है ना। तो हाँ, ये कह सकते हैं उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो आप देखेंगे कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है जिसमें हर तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो थोड़ा सा तार्किक बनने की जरूरत है। बाकी यह प्रश्न सही है। कवक में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अब नया चैप्टर है जिसका नाम है पादप पोषण, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से काट दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा में संचित रहती हैं।
आगे देखते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने के साथ इसमें भी मदद करता है, किसमें? भोजन के भंडारण एवं पौधे के आकार देने में भी वो अपनी भूमिका निभाता है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायित्व है आहार वन के लिए। संवहनी वेसिकुलर पौधे में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यूज द्वारा। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वाहन के लिए। पौधे में पानी पहुंच जाता है जाइलम द्वारा। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, वह आप देखेंगे सोडियम आवश्यक नहीं है। बोरॉन, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? वह देखेंगे सोडियम है। अब आगे देखेंगे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एवं मैग्नीज में से वह तत्व जो पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, वह देखेंगे मैग्नीशियम नहीं है। आगे देखते हैं पोषक तत्व नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरॉन में से दलहनी फसलों में गांठ गठने के लिए आवश्यक है बोरॉन आवश्यक है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ने में अत्यधिक उपयोगी तत्व क्या है? वह देखेंगे सल्फर है। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडवर्ट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधे की पहचान करें। कौन करता है? वह करता है अमरबेल करता है। अब है पादप हार्मोन्स। साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन एवं जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन्स नहीं है। वह क्या नहीं है? इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप पौधे हैं। कौन से हैं? साइटोकाइनिन हैं। पौधे वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं? वह साइटोकाइनिन हैं। पादप हार्मोन्स और कार्य देख लेते हैं। ऑक्सिन किस लिए आवश्यक है? शिखर प्रधानता के लिए। जिब्रेलिन किस लिए आवश्यक है? कोशिका वृद्धि के लिए। साइटोकाइनिन आवश्यक है कोशिका विभंजन के लिए। उसके बाद देखते हैं, एक मिनट के, एब्सिसिक अम्ल आवश्यक है वृद्धि हार्मोन्स के लिए आवश्यक है। सूखा संयोजकता के संबंध हार्मोन्स हैं, वो है देखेंगे एब्सिसिक अम्ल से है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? वो देखेंगे एथिलीन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है एसिटिलीन एवं एथिलीन होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन एवं एथिलीन है। पादप हार्मोन्स जो मुख्यतः फल परिपक्व के लिए उत्तरदायित्व है वह देखेंगे एथिलीन है। अब आगे देखेंगे कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है एथिलीन के माध्यम से पकाया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद रखेंगे बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब शीतल पेय में क्या होता है? जो ठंडा जो पानी होता है उसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। क्वार्टर्स क्या है? वह देखेंगे सोडियम सिलिकेट है। अब है टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है हार्मोन्स में पुष्पों का हार्मोन्स छिड़कने में। आगे देखते हैं क्या है? पादप जनन है।
इसको भी एक बार देख लेते हैं। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, कौन सा होगा? परागकोश होता है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के लिए आप देखेंगे सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? परागकोश है। निम्नलिखित में से कौन पौधे के कार्यकी प्रवर्धन के संबंध में सही है? आप देखेंगे क्या सही है, वो देखेंगे कायकी प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायकी प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायकी प्रवर्धन वर्षा के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो पहला और तीसरा सही है। पौधे में बूटी लगाने का कार्य किया जाता है वनस्पति प्रसारण के लिए। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? जब बड चिप सेंटिलिंग्स है इसको नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। अब फसल चक्र के बारे में पढ़ेंगे हम। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही कथन है। गहरी जड़ों वाले फलों के बाद उसी तरह के फल उगने चाहिए। फलीदार, दूसरा ऑप्शन देखें, फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल होनी चाहिए। तो देखते हैं दूसरा वाला सही है। इसे ही ये फसल चक्र होता है कि एक बार अगर आप हमेशा बदल बदल के जब पौधों को लगाएंगे तो उनसे जो उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। भ्रूण मिलता है कहाँ? बीज में मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से। कैसे मिलता है? तना काटने से मिलता है। अब इसके आगे हम देखेंगे। बोगेनविलियम कन्वेंशन कोको एवं अंगूर में से पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन किया जाते हैं ये चारों होते हैं। पहला है मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमल बंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। देखेंगे दोनों ही सही है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमांग और जैना अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न कालपक्वता कहते हैं। परागण की सुपरिभाषा है, क्या है? परागण कण का परागकोश से कोमल छिद्र वर्तिका का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश के परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सजात पुष्प परागण कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे वो देखेंगे पादप आर्थिकी देखेंगे। एक मिनट तो देख ले पहले कितना लंबा बचा है। देखिए मुझे लगता है पादप कार्य की पूरा करा लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सीधा स्टार्ट हो जाएगा, रोग एवं उपचार हो जाता है। तो हम लोग पादप आर्थिकी भी देख लेते हैं। चलिए एक मिनट देख लें समय कितना हो रहा है। अभी मात्र 19 मिनट हुए हैं तो हम इसको आगे बढ़ के मुझको आधे घंटे की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? आंवला की। देखिए यहाँ से जो आपको प्रश्न जरूर मिलेगा क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, मैंने देखा है कि किसी न किसी फसल का जो उप फसल होती है उसका नाम क्या है, उस बारे में अक्सर प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो उसको हम लोग को एक बार देख लेना
चाहिए। चलिए देखते हैं कि पादप आर्थिकी का महत्व देख लेते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? आंवला की। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म की फसल का विकास होता है वह है रत्ना। कौन सी है? वह है रत्ना। फसल प्रजाति सरसों, वरुण, मटर, सपना। आम, पपीता, आलू सूर्य का है। मूंगफली जो है वो कौशल उसकी एक प्रजाति है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? और पौधा देखेंगे आप क्या है? पार्थिनियम है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। पाइनिन फर, स्प्रू, सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी, कहाँ पास? भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अब है उसके नीम के पौधे के संदर्भ में सही कथन है कि कुछ जाति के कीट और बरुथीलो के प्रचुर भाव को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण करने में किया जाता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंग यानी सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्पित वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थायी वृक्ष है। भारत के अधिकांश इमली लघु उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत की मुख्य ईंधन के उत्पाद रखेंगे, बात ये सही है। तीसरा ऑप्शन यानी कि भारत में अधिकांश इमली लघु उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती, बात सही है। भारत में जो इमली का निर्यात किया जाता है ये भी सही बात है। और देखेंगे कि मोरिंग और इमली में बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पाद में भी किया जाता है। तो 3, 4, 5 सही है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। क्या है? फलीदार पौधे अरहर, मटर, चना और करंज में से पेट्रोपाद भी है। क्या है? करंज है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकार्ड्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं, हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड के होते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? काकड़ी नाड़ा आंध्र प्रदेश में लगाया गया बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? रतन जोत का उपयोग होता है। बायोडीजल पौधा कहलाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है जेट्रोफा कहलाता है। अब है कष्टुफुक अमरबेल परजीवी अमृत जीव का उत्पादक है। यह पोषी पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो देखेंगे ए सही है पर आर गलत है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक वृहत जैव
ईंधन इथेनॉल प्राप्त किया जाता है, गन्ने से प्राप्त किया जाता है। किससे? गन्ने से प्राप्त किया जाता है। ताड़ तेल यानी पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उत्पादों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। देखेंगे दूसरा और तीसरा सही है। अब आगे उसके देखेंगे कि चिलगोजा जिस एक प्रजाति के बीच में पाया जाता है वह है पाइन है। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में सही कथन है, यह एक कवक है। यह कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगता है। शीशा अति उत्तम कच्चा माल है। आप देखेंगे शीशा वो है पावर अल्कोहल के लिए। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, कैफीन की होती है। कैफीन क्षारण उत्पादित होता है चाय और कॉफी में। चाय के पत्ती में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन। समुद्री घास खरपतवार मुख्यतः तथा महत्वपूर्ण है आयोडीन के लिए। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के। पादप हार्मोन्स कपूर, कासनी, चिकोरी एवं वनीला है। केसर, मसाला, सैफरन स्पाइन बनाने के लिए पौधे का भाग उपयोग में लाया जाता है वर्तिकाग्र का। हींग, सुहागा एवं शिलाजीत में से जल से प्राप्त किया जाता है हींग। अब है अफीम। अफीम जो है वो क्या है? आप देखेंगे फल है। हींग क्या है? वह जड़ एवं राइजोम है। रबड़ क्या है? वह तना है। कुनैन क्या है? वह छाल है। हींग प्राप्त आगे देखते हैं। हींग प्राप्त की जाती है राइजोम रूपांतरित तना के श्रावण एवं जलों के निष्कर्षण से। अफीम जिस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है वह है औषधकारी है। अब है मुख्य मच्छिका वर्षक पदार्थ प्राप्त होता है नीम से। अब है कांग्रेसी घास, एलिफेंटा घास, लीमा घास एवं नट घास में से प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षण तैयार करने में उपयोग किया जाता है लीम घास का उपयोग किया जाता है। आगे देते हैं अंगोरा उत्पाद। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है शशक खरगोश की एक प्रजाति से। अब है आगे देखेंगे जिस फूल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है वह है मोरेसिस है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व उपस्थिति के कारण है। किसका? फिनॉल एवं फेलोनाइट है। आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन्स है। स्टापेंस क्या है? संश्लेषित मधुरक है। अब नियोप्रीन क्या है? एक विशिष्ट रबड़ है। रेयॉन क्या है? वह आप देखेंगे विनिमित फाइबर है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह रोग एवं उपचार है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।